तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं। कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी से पहले आगे पीछे कुछ भी नहीं कहूँगा, सीधा सीधा कहानी का रुख करूँगा। और इस कहानी की असल शुरुआत होती है साल 2017, यानी आज से 7 साल पहले की ये बात है। गुड़गांव में एक थाना लगता है, सदर थाना। और इसी सदर थाने में एक गाँव है, घसौला गाँव। और इसी गाँव में एक ड्रेन बना हुआ है। गाँव वाले सुबह सुबह, फरवरी का महीना, हल्की हल्की ठंड, सुबह सुबह अपने गांव में निकल के टहलने के लिए जाते हैं। कुछ लोग जिनके घरों में वॉशरूम वगैरह की सुविधा नहीं थी, तो उस ड्रेन के पास जाते थे। सुबह का वक्त था। ऐसे ही कुछ किसान, कुछ गांव के लोग जब जाते हैं तो जाने के बाद उनकी नज़र एक चीज़ पे पड़ती है। अब उस चीज़ को जब वो लोग देखते हैं, वहाँ पे शायद कुछ कुत्ते उत्ते भी थे। फ़ौरन उसके पास जाके देखने का फ़ैसला करते हैं। जैसे ही पास जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं कि एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे ही बॉडी वो लोग देखते हैं, फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। जो सदर थाना था, जो लोकल पुलिस थी, वहाँ पे मौके पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद बॉडी अपने कब्ज़े में लेती है। कब्ज़े में लेने के बाद तफ्तीश शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस वालों ने पूरे इलाके को चेक किया जहाँ ये बॉडी मिली थी, कि कोई पहचान पत्र, कोई आधार कार्ड या फिर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए। आसपास के लोगों से पूछताछ की कि क्या कोई इस महिला को जानता है, किसी के घर पे ये महिला कभी देखी गई है, कोई ऐसा है जिसके घर की कोई महिला गायब हो। साथ ही आसपास के लोगों से ये भी पूछताछ की गई कि किसी ने कुछ करते हुए किसी को देखा, लेकिन ना ही किसी ने कुछ करते हुए देखा, ना ही उस इलाके में कोई चीज़ मिली। जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी वहाँ ना ही कोई ऐसी सामग्री मिली जिससे पहचान हो सके, ना कोई सबूत, ना कोई सुराग। बहरहाल पुलिस वालों ने बॉडी अपने कब्जे में लिया ही था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इधर जांच पड़ताल शुरू की। 24 घंटे बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट ने पूरी कहानी पलट दी। देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद ये महिला अपनी मौत मरी हो, या फिर कोई एक्सीडेंट, या फिर किसी ने कुछ कहा हो और यहाँ पे आके उसने सुसाइड वगैरह किया हो। लेकिन पूरी कहानी बदल गई। दरअसल इस महिला की गले की हड्डी टूटी हुई थी, यानी जाहिर सी बात है इस महिला का गला घोंट के कत्ल किया गया। अब पुलिस के पास एक लाश है, एक मामला है जो कत्ल का है, लेकिन ना ही महिला की कोई जानकारी, ना ही कातिल का कोई पता, ना कोई सबूत, ना कोई सुराग, ना कोई चश्मदीद। यानी एक टोटल ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री है और पुलिस के पास कुछ भी नहीं है। बहरहाल पुलिस वाले इस मामले में अपनी कमर कसते हैं। फैसला करते हैं कि चलो सुलझाएंगे चाहे जैसे। फिर से लोगों से पूछताछ शुरू की कि क्या कोई इस महिला को जानता है। पता चला नहीं। पुलिस वालों ने आसपास के इलाकों में इत्तला किया कि किसी के घर की कोई महिला गायब हो तो आए और हमें बताए। वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद पुलिस वालों ने सोचा कि एक काम करते हैं, आसपास के जितने थाने हैं, सदर थाने का ये मामला था, तो आसपास उस पूरे ज़िले में जितने थाने हैं एक बार खंगाल लेते हैं कि क्या कहीं कोई मिसिंग कंप्लेन दर्ज है जो इस महिला की उम्र और कदकाठी के हिसाब से मैच करती हो। पुलिस वालों को लगा कि शायद यहाँ से कोई मदद तो मिलेगी ही। लिहाजा पुलिस वाले आसपास के थानों में जाके पता करते हैं, एक नोटिस भेजते हैं कि किसी थाने में कोई गुमशुदगी का कोई मामला हो तो आए और यहाँ पे एक बॉडी मिली है उसे शिनाख्त करवा ले। पुलिस वाले तमाम कोशिशें करते हैं, आसपास के थानों में पता करते हैं, लेकिन यहाँ से भी कोई जानकारी नहीं मिली। इधर 9 फरवरी को ये लाश मिली थी। देखते देखते पूरा फरवरी महीना गुजर गया। कहीं से कोई जानकारी मिली नहीं। कोई ऐसा था नहीं जो लाश की शिनाख्त कर ले। इधर पुलिस वालों को जब कोई सबूत, कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, खुद ही इस महिला की तस्वीर को अलग अलग जगहों पे सर्कुलेट कर देते हैं। किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, अलग अलग थानों के नोटिस बोर्ड पे, रेलवे स्टेशन पे, बसों के पीछे, शायद कोई मदद मिल जाए। पुलिस वालों ने अब ढेर सारे पर्चे छपवाए, अलग अलग थानों में नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया, गांव पे जितने व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें शेयर कर दिया। आसपास के इलाकों के जितने प्रधान, जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य या फिर ऐसे लोग जो पुलिस से ज़्यादा जुड़ाव रखते थे, ज़्यादा अटैचमेंट था, जिनका कोई कनेक्शन था, उन तमाम लोगों के पास इस महिला की तस्वीरें भेज दी कि शायद आपके इलाके की कोई महिला अगर ऐसी दिखती रही हो कभी और अब ना दिख रही हो तो आएँ और हमें इत्तला करें। पुलिस वालों को उम्मीद थी कि इससे तो मामला बन ही जाएगा, कोई तो आएगा ही, लाश है तो किसी के घर की कोई महिला होगी। लेकिन पूरा मार्च महीना बीत गया।
ना ही किसी थाने में कोई कंप्लेन दर्ज हुई, ना ही कहीं कोई एफआईआर हुई थी, ना ही किसी के घर की कोई महिला गायब थी, ना ही कोई ऐसा था जो इस महिला को कभी जानता रहा हो। तमाम कोशिशें कर ली, आसपास के इलाकों की खाक छान ली, तमाम थानों में इत्तला करके देख लिया, अपने ज़िले से अलग अलग ज़िलों में भी फ़ोटो भेजी गई, गुड़गांव से लेकर पूरे हरियाणा तक इन तस्वीरों को भेजा गया, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। इधर वक्त गुजर रहा, पुलिस वाले लगातार कोशिशें करते रहे। 9 फरवरी से ये मामला देखते देखते जून जुलाई पे आ गया। पुलिस वाले तमाम घोड़े खोल चुके थे, तमाम हाथ पांव चला चुके थे, लेकिन जब कहीं से कोई पहचान, कहीं से कोई सुराग, कहीं से कोई शिनाख्ती नहीं हुई, इधर नए नए मामले भी तब तक हो रहे थे, तो पुलिस वालों को भी लगा कि जब कहीं से कोई सुराग, कहीं से कोई शिनाख्ती हो ही नहीं रही, तो आखिर कब तक हम हाथ पांव चलाएं, और कोई मतलब भी नहीं है, कोई खोज खबर भी नहीं ले रहा, तो क्यों इतना अपना सर पीटे। एक काम करते हैं, महिला की पहचान हुई नहीं तो इस केस को अनट्रेसेबल, यानी जिस केस को ट्रेस ही नहीं किया जा सकता हो, ऐसी कंडीशन में डाल के क्लोज कर देते हैं और फाइनल रिपोर्ट यानी एफआईआर लगा देते हैं। पुलिस वालों ने ऐसा ही किया। कई महीनों तक लगातार कोशिशें करने के बाद जब कहीं से कोई जानकारी ही नहीं मिली, कहीं किसी को कोई सुध ही नहीं थी कि यह महिला कौन है, जिसके घर की गायब थी, उसने कभी खोज खबर ली ही नहीं, पुलिस वालों ने भी एफआईआर लगा के इस मामले को क्लोज कर दिया। वक्त गुजरता चला गया, उस थाने में न जाने कितने मामले हुए, न जाने कितने पुलिस वाले आए चले गए, जो उस थाने का थाने इंचार्ज था वो भी न जाने कितनी बार बदल दिया गया। साल 2017 के फरवरी महीने में लाश मिली थी। पूरा साल 2017 बीत गया, साल 2018 बीत गया, 19 बीत गया, 20 बीत गया। जो इस केस की फाइल थी लगातार फाइलों में दबती चली गई। ठंडे बस्ते में ये मामला चला गया, पर वैसे भी कोई इस मामले की खोज खबर लेने वाला था नहीं, तो पुलिस वालों के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं था, आसपास के लोगों को कोई मतलब नहीं था। वक्त गुजरता चला गया और देखते देखते 6 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। साल 2017, 18, 19, 20, 21, 22, साल 2023 आ गया। साल 2023 में उस इलाके में एक नए एसपी साहब का ट्रांसफ़र होता है। एसपी साहब जब आते हैं, आने के बाद जब अपना कार्यभार संभालते हैं, तो कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने एक पहल शुरू की। उन्होंने कहा कि इस इलाके में जितने मामले हैं और ख़ासकर जितने थाने उनके अंतर्गत आते थे उस पूरे ज़िले में, उन्होंने कहा कि इन थानों में जितने ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग हैं, एक बार उनको दिखाओ मुझे। अब एसपी साहब का आदेश, सारे थाने वाले ले लेके अपनी फाइलें पहुंचने लगे। इन्हीं फाइलों में एक फ़ाइल इस महिला की भी थी जिसकी लाश मिली थी और जिसके कत्ल का मामला अनट्रेसेबल था। तमाम फाइलें एसपी साहब की आंखों के सामने से गुजरी, ये भी फाइल गुजरी। अब तमाम फाइलों के साथ जब इस फाइल को एसपी साहब ने देखा तो उन्होंने आदेश दिया कि फिर से इस केस को खोला जाए और उन तमाम केस को खोला जाए जिन केस में अभी तक कोई कार्रवाई या फिर कोई उन्नति नहीं हुई। एसपी साहब का आदेश हुआ, फिर से केस खोले गए, लेकिन जिस महिला की शिनाख्त, जिस महिला की पहचान उस टाइम नहीं हो पाई जब तमाम चीज़ें अनुकूल थी, जब पुलिस के पास लाश थी, अब तो लाश का भी उन्होंने अंतिम संस्कार करवा दिया। तो 6 साल बाद कौन ऐसा होगा जो अब पहचान कर लेगा। एसपी साहब का आदेश था, कार्रवाई करनी थी। इधर थानेदार के हाथ पांव फूल रहे थे, कार्रवाई करें कैसे, क्योंकि एक लाश जब मौजूद हो तो उसकी शिनाख्त करना आसान है, अब तस्वीरों से कैसे शिनाख्त हो, और उन तस्वीरों के हिसाब से अब फिर शिनाख्त हो भी गई तो फिर कातिल को पकड़ना कितना मुश्किल होगा। बहरहाल एसपी साहब जब ये आदेश देते हैं तो साथ ही उन्होंने एक आइडिया भी दिया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, इन फाइलों को जनता के सामने रखो और एक जनसभा बुलाओ अपने अपने थाने में, और एक कॉमन जनसभा जहाँ पे गांव के तमाम लोग मौजूद हो जिनका कोई मामला हो, उनसे मदद मांगो। कई बार ऐसा होता है कि फ़ोटो सामने जाए तो लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब सामने दिखा के कोई पुलिस वाला पूछे तब वो कुछ बता सकते हैं। अब अक्टूबर या सितंबर महीने में साल 2023 में 6 साल से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद फिर से इस केस की कार्रवाई शुरू हुई। एसपी साहब के आदेशानुसार तमाम लोगों को बुलाया गया, जनसभाएं शुरू की गई, अलग अलग फाइलों को उन लोगों के सामने रखा गया। हर फाइल के बारे में, हर केस के बारे में गांव के जितने लोकल लोग थे, जहाँ पे कोई घटना घटी थी या फिर आसपास के और जितनी जगहें थी, उन तमाम लोगों से पूछताछ फिर से की गई। उनको एक भरोसे में लिया गया कि आप कानून की मदद कीजिए, कानून आपकी मदद करेगा। ऐसे ही अक्टूबर में जब इस केस को रखा गया आसपास के लोगों के सामने,
आसपास के इलाकों के कई सम्मानित लोग मौजूद थे। तो ऐसे ही जब इस महिला की तस्वीरें दिखाई गई तो काफ़ी वक्त गुजरने के बाद अचानक से एक शख्स खड़ा होता है और 6 साल बाद वो शख्स अपना मुंह खोल के कहता है कि सर, मैं इस महिला को शायद जानता हूँ। अब ये सब जब थानेदार ने सुना तो सुनने के बाद एकदम खुश हो गया कि चलो कुछ तो सुनाई दिया। अच्छा, उसने फिर पूछा कि कैसे जानते हैं। तब उसने बताया कि साहब, ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, साल 2015-16 में मैं इसे देखता था कि ये नौकरी करती थी यहीं पे एक सरकारी कमेटी में। फ़ौरन थानेदार ने पूछा कि कहाँ। उसके बाद उस आदमी ने डिटेल प्रोवाइड कराई। डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फ़ौरन पुलिस वाले उस सरकारी समिति पे जाते हैं जहाँ ये जॉब करती थी। वहाँ पे जाके जब इस महिला की तस्वीर दिखाते हैं तब वहाँ पे कुछ पुराने लोग थे, वो बताते हैं कि ये महिला तो साल 2016 से अभी तक नहीं आई, साल 2017 से। अब ये जवाब जैसे ही पुलिस वालों ने सुना, फ़ौरन उन्हें लग गया कि हाँ, ये वही महिला है जिसकी लाश मिली थी। अब कम से कम 6-6.5 साल बाद इस महिला की शिनाख्त हुई थी। इसके बाद पुलिस वालों ने पूछा कि ये महिला किसके साथ रहती थी। तब उन लोगों ने बताया कि इस महिला की शादी हुई थी और एक शख्स था जिसका नाम था रंग बहादुर, और उसी के साथ ये रहा करती थी। अचानक से इसने आना बंद कर दिया। हम लोगों ने कोशिश की, ये नहीं मिली। फिर हम लोगों ने नई भर्ती कर ली, हमें क्या मतलब था। पुलिस वालों ने कहा कि एक आखिरी मदद कर दीजिए, एक बात बता दीजिए कि रंग बहादुर रहता कहाँ था। उन लोगों में से कई लोग ऐसे थे जो इस महिला के संबंधी थे, दोस्त थे, व्यवहार अच्छा था, तो कई बार आए गए भी थे। तब उन्होंने रंग बहादुर के घर का एड्रेस दिया। अब पुलिस वाले जाते हैं और रंग बहादुर के उस एड्रेस पे दबिश डालते हैं। दबिश डालते हैं तो डालने के बाद पता चलता है कि यहाँ भी पुलिस वालों के हाथ खाली। गए बड़ी उम्मीद में थे, लेकिन मामला पूरा बदल गया, क्योंकि 6 साल पहले ही रंग बहादुर उस जगह को छोड़ के कहीं जा चुका था और तब से न जाने कितने लोग वहाँ किराए पे आके रहने लगे। अब रंग बहादुर की कोई तस्वीर तो थी नहीं, इधर कहाँ गया ये भी नहीं पता। पुलिस वाले फिर परेशान किए तो फिर मामला ढाक का 3 पात। अब क्या करें। बहरहाल उन्होंने फिर उस लैंडलॉर्ड से पता करना शुरू किया कि आखिर रंग बहादुर कौन है और कहाँ का है। तमाम चीज़ें चेक की गई और इत्तेफाक से लैंडलॉर्ड के पास रंग बहादुर की एक तस्वीर रखी हुई थी। उन्होंने फ़ौरन वो तस्वीर पुलिस वालों को दी और कहा कि जहाँ तक मेरी जानकारी रंग बहादुर झारखंड का है। अब पुलिस अपनी एक टीम झारखंड भेजती है। अब उतने बड़े झारखंड में रंग बहादुर को खोजा जाता है। वहाँ की लोकल पुलिस की मदद ली जाती है, वहाँ जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है LIU, वहाँ की मदद ली जाती है और फाइनली लगभग 15 या 16 अक्टूबर को रंग बहादुर को एक टैक्सी स्टैंड से गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसको लाया जाता है गुड़गांव और लाने के बाद जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है, तो एक ही सवाल वो पूछता है कि कौन सी बीवी। अब ये सवाल जब पुलिस वाले सुनते हैं तो चौंकते हैं। फिर पूछते हैं कि वही जो गुड़गांव में रहती है, तो कहता है कि गुड़गांव में मेरी बीवी फला जगह है, आप चल के देख लीजिए। पुलिस वाले जब वहाँ जाते हैं तो सच में वहाँ उसकी बीवी मिलती है। ये क्या। अब पुलिस वाले फिर पूछते हैं कि अगर ये बीवी है तो अनीता कौन थी। अब अनीता का नाम जब वो सुनता है तब थोड़ा शक पकाता है। शक पकाने के बाद पुलिस वाले उसको फिर से अपने साथ लेके जाते हैं और फिर जब तबीयत से पूछताछ करते हैं तो एक ऐसी खौफनाक कहानी निकल के सामने आती है जो वास्तव में हैरान कर देती है। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत होती है साल 2015 में। साल 2015 में एक महिला जिसका नाम था अनीता, लगभग 27-28 साल उम्र, बंगाल से जॉब करने आती है गुड़गांव में और किस्मत अच्छी थी, एक सरकारी नौकरी पा जाती है। सरकारी नौकरी पाती है, सरकारी नौकरी पाने के दौरान अब ठीक ठाक तरीके से रहने लगी और इसी दौरान इसकी मुलाकात रंग बहादुर से हो जाती है। रंग बहादुर को ये देखती है, रंग बहादुर इसे देखता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ फिर प्यार मोहब्बत भी करने लगते हैं। कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर इन दोनों ने फैसला किया कि क्यों ना शादी कर लें। उसके बाद साल 2015 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद फिर शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी। अनीता प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद इधर इन दोनों के बीच अब दूरी भी बढ़ने लगी, चूँकि वो प्रेग्नेंट थी, एक दूसरे के साथ इंटीमेशन हो नहीं रहा था। इस दौरान रंग बहादुर की ज़िंदगी में एक दूसरी महिला आती है। उस महिला के साथ भी इसकी बातचीत, इसकी दोस्ती बढ़ी, नज़दीकियाँ बढ़ी। ये तमाम चीज़ें जब अनीता को पता चली तो वो भी नाराज़ होती है, उसने भी किसी से दोस्ती कर ली और इस बारे में जब रंग बहादुर को भनक लगी तो रंग बहादुर काफ़ी नाराज़ होता है, डांटता, फटकारता है, मना करता है ये तमाम चीज़ें मत करो।
लेकिन अब अनीता भी कहती है तुम बंद करो। इसी बात को लेकर फरवरी महीने में इन दोनों के बीच तकरार होती है। तकरार आगे बढ़ी और अंत में 8 फरवरी साल 2017 को अनीता का गला घोट के रंग बहादुर कत्ल करता है और अपने कुछ दोस्तों के साथ उसकी लाश को इसी घसौला गांव में लाके फेंक देता है। ये तो रहा कहानी का एक पहलू। इसके बाद जो रंग बहादुर था वो कहीं और निकलता है। निकलने के बाद उसे गुड़गांव में एक दूसरी लड़की से दोस्ती करता है। दोस्ती करने के बाद उससे भी शादी करता है। शादी करने के बाद उससे भी ठीक ठाक तरीके से रहता है। कुछ टाइम तक उसके साथ रहता है, फिर कहता है कि झारखंड में मुझे जम नहीं रहा, गुड़गांव में मुझे कहीं जाना है, एक काम करो तुम यहाँ रहो, मैं तुमसे आ जाके मिलता रहूँगा। अब आजकल के टाइम में मियाँ बीवी अक्सर वैसे भी अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो उसको बुरा लगा नहीं। अब ये गुड़गांव पे अपनी उस दूसरी बीवी को छोड़ता है। छोड़ने के बाद झारखंड आता है। आने के बाद यहाँ ये रिक्शा चलाने का काम करने लगता है। रिक्शा चलाता है, ठीक ठाक पैसे भी कमा रहा था। इसी दौरान इसकी मुलाकात एक तीसरी लड़की से होती है और इस तीसरी लड़की को भी अपने प्यार के जाल में फंसाता है और फंसाने के बाद उससे भी शादी कर लेता है। फिलहाल अभी इसकी उम्र की बात करूं, जो रंग बहादुर है, वास्तव में ही ये रंग बहादुर है। 31 साल इसकी उम्र है ऑन द रिकॉर्ड, और 31 सालों में इसने 3 शादियां ऑन द रिकॉर्ड की हैं। उसमें से एक बीवी को अभी तक अंधेरे में रखा था, दूसरी का उसने कत्ल कर रखा था और तीसरी अभी उसके साथ रह रही थी झारखंड में। और शायद ये सिलसिला ना रोका जाता तो कुछ टाइम में 2-4 शादियां और भी कर लेता। तो फिलहाल पुलिस वाले इससे ये पूरी कहानी सुनते हैं। सुनने के बाद पूछते हैं कि तुम्हारे और कौन दोस्त हैं। उनका नाम ये बताता है, फिर उनकी भी तलाश की जा रही है। मामला कोर्ट में है, जो कुछ होगा फिर पता ही चलेगा। लेकिन कितनी अजीब ये कहानी थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी को ख़त्म करो उससे पहले सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। कल का मेरा सवाल था कि तड़ीपार क्या होता है। हालांकि कल कहानी थी नहीं, परसों का ये सवाल था। तो तड़ीपार जो शब्द है ये हिंदी के एक शब्द का पर्यायवाची है, निर्वासन। और ये तड़ीपार ऐसा नहीं कि आज हमारे कानून या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया, ये बहुत पहले था। और इसका मेन उद्देश्य जो था वो आपको समझा देता हूँ, चूँकि उद्देश्य ही इसका इंटरेस्टिंग है। पहले के टाइम में जैसे कोई राजा दूसरे राजा को हराता था, या फिर कोई सेनापति हो, कोई सैनिक हो, बगावत कर रहा हो, कोई गलत काम कर रहा हो, तो या तो उसको मार दिया जाए, सजाए मौत, या तो ताउम्र कैद। और अगर ऐसा कुछ ना किया जा सके और उससे आपको खतरा है कि ये राज्य में रहेगा तो दिक्कत है, तो उसको ये आदेश दिया जाता था कि तुम सीमा के अंदर नहीं आओगे। और इसके पीछे बस एक उद्देश्य ये था कि अगर तुम सीमा के अंदर आओगे तो फिर तुम आसपास के लोगों को भड़काओगे, अपनी शक्तियों को इकट्ठा करोगे और फिर तुम हमला करोगे, हमारा शासन प्रशासन गड़बड़ करोगे। खैर ये तो राजा महाराजाओं के टाइम की बात थी। आज के टाइम में तड़ीपार की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है। मुकदमे में अब कत्ल है या फिर कोई और है, ठीक ठाक रसूखदार हैं, बढ़िया वकील उन्होंने किया और उन्हें बेल मिल गई, यानी मामला भी विचाराधीन है लेकिन अग्रिम जमानत पे वो बाहर है। तो ऐसे हाल में कई बार ऐसा होता है कि अपने पावर, अपने रुतबे का इस्तेमाल करके वो कानून से छेड़छाड़ कर सकते हैं, तथ्यों को गड़बड़ कर सकते हैं, गवाहों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ना हो, इससे बचने के लिए उस आदमी को फिर आदेश दिया जाता है कि तुम इस रेंज में नहीं आओगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी की वजह से कहीं दंगा भड़कने के चांसेस हो, किसी को उकसाने पे कई लोग भड़क सकते हैं, हिंसा हो सकती है। तो इन तमाम चक्करों में भी फिर उसे आदेश दिया जाता है कि तुम एक इस एरिया में नहीं आओगे। वो एक राज्य भी हो सकता है, एक जिला भी हो सकता है। और ऐसे ही हुआ था अमित शाह के साथ। तो तड़ीपार का मतलब एक सीमा के अंदर आना, रुकना, ठहरना कानूनी रूप से जुर्म है, तो उसे ही तड़ीपार कहा जाता है, यानी इस सीमा के अंदर तुम नहीं आओगे। और इस सवाल का जो सही जवाब दिया ये हैं असलम खान जी, और असलम खान जी मेरे लिए एक मोटिवेशन बन चुके हैं। इनका पहला कमेंट मैंने देखा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, ये मेरे घर के 300-400 मीटर दूरी पे रहते हैं। और बड़ा अच्छा लगा कि मेरी वीडियोज़ फैलते फैलते मेरे घर तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि मैं कभी प्रमोशन किसी से किया नहीं, किसी से कहा नहीं अपने लोकल में सब्सक्राइब करो, तो बड़ा फ़ख्र हुआ आज मुझे। जिग्नेश पटेल जी हैं गुजरात से, शिवम सिंह जी हैं सूरत से, रहमत खान जी हैं बहराइच से, और सत्येंद्र सिंह जी हैं वृंदावन से, चंद्रमोहन शर्मा जी हैं नजफगढ़ दिल्ली से। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और असलम खान जी, अगर कभी आप गांव आइएगा तो पता कीजिएगा कि प्रखर कौन है, कहाँ से है। हो सकता है मेरी आपकी मुलाकात हो जाए, हालांकि आप मुझे ऐसे नहीं जानते होंगे कि मैं आपके बगल का ही हूँ। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। आप लोगों का प्यार, कमेंट लगातार मिलता रहता है, कुछ नया चीज़ हम लोग सीखते हैं, कुछ कानून की धाराएँ जानते हैं, जो आने वाले टाइम में हो सकता है हमारी कभी मदद भी करें। अब आज के सवाल की बात करते हैं, और आज का सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा ज़रूरी भी है जानना, खासकर नई उम्र के लड़कों के लिए। और ऐसे केसेस लगातार आते हैं
पॉक्सो एक्ट क्या है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये नॉर्मल धारा से अलग क्यों है, ये तमाम चीज़ें अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो कल आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे और आपस में ही समझ लेंगे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और उसके साथ एक इंटरेस्टिंग सवाल। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ, ऐसे ही सवाल जवाब के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।